हेलो एवरीवन। आज है 17 जुलाई। द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं औद्योगिक इकाइयों पर जुर्माना, कृषि क्षेत्र में कैबिनेट मंजूरी, एनसीईआरटी से टीपू सुल्तान को हटाया, धन धान्य कृषि योजना स्कीम टू डेवलप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस कंट्री गेट्स कैबिनेट गो अहेड। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? 16 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसको मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश भर के 100 कृषि जिले जो हैं उनमें कृषि और जो उससे संबंधित क्षेत्र हैं उनका विकास करना है। यह योजना 2025-2026 से शुरू होकर 6 वर्षों तक चलेगी, जिसमें प्रति वर्ष जो है 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अगर इनके उद्देश्य को देखें तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और जो टिकाऊ कृषि प्रथा है उनको प्रोत्साहित करना, पंचायत और जो ब्लॉक है उस स्तर पर पोस्ट जो हार्वेस्ट स्टोरेज है उसको भी मजबूत करना जो है इनका उद्देश्य है। और जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उनका विस्तार और जो लंबे समय या फिर जो छोटे समय के लिए ऋण की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कराना, जल हुआ या फिर जो मिट्टी का संरक्षण है, प्राकृतिक या फिर जैविक खेती का विस्तार और आत्मनिर्भर भारत के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना इस योजना का जो है वो लक्ष्य है। जिलों का चयन जो है किस आधार पर किया जाएगा? 100 जिलों का चयन 3 प्रमुख मानकों के आधार पर जो होगा। नंबर 1, कम उत्पादकता, जहां कृषि उत्पादकता औसत से कम है। मध्यम फसल की तीव्रता, जहां फसल चक्रों को अनुकूलित किया जा सकता है। और जो सीमित ऋण उपलब्धता, जहां कृषि ऋण की पहुंच जो है वो कम है और प्रत्येक चाहे कोई राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो उसमें कम से कम एक जिला चुना जाएगा और चयन शुद्ध फसल क्षेत्र और जो परिचालन है उसको जोत के आधार पर ही किया जाएगा। अगर हम इसके कार्यान्वयन को देखें तो योजना जो है वो 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य योजनाएं और जो निजी क्षेत्र हैं उनके साथ साझेदारी के माध्यम से लागू की जाएंगी। प्रत्येक जिले में जिला धन धान्य जो समिति है उसके जो जिला कलेक्टर के नेतृत्व में, जिसमें प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे, वहाँ के एक जिला कृषि और जो संबंध गतिविधि योजना है उनके द्वारा तैयार की जाएगी। योजना की प्रगति की निगरानी जो है 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी कि KPIs के माध्यम से मासिक आधार पर एक डिजिटल जो डैशबोर्ड द्वारा की जाएगी। नीति आयोग और जो केंद्रीय नोडल अधिकारी हैं वह इन्हें नियमित रूप से इनकी समीक्षा करेंगे। अगर लाभ देखें तो लगभग जो है 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेंगे या फिर मूल्यवर्धन और जो आत्मनिर्भरता है वह भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय कृषि के जो संकेत हैं उनमें सुधार होगा, जैसे कि उत्पादकता बढ़ेगी, फसल की तीव्रता बढ़ेगी और ऋण पहुंच जो है वो जल्दी हो जाएगी। प्रौद्योगिकी का एकीकरण और जो आधुनिकीकरण खेती है उसकी तकनीकों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर वित्तीय व्यवस्था को देखें तो योजना का कोई अलग बजट या फिर आवंटन जो है वो नहीं है। यह मौजूदा जो योजना है या फिर योजनाओं के अभिसरण और उनकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बजट का जो प्रावधान है उसके माध्यम से वित्त पोषित होगी। और जो नाबार्ड और जो वित्तीय सेवा विभाग है किसानों को ऋण की पहुंच जो है वो भी प्रदान करेगा। प्रारंभ और अगर निगरानी की बात करें तो जुलाई 2025 के जो अंत है उस तक 100 जिलों की पहचान होगी और कार्यक्रम जो है अक्टूबर 2025 से औपचारिक रूप से शुरू होगा। जिला, राज्य और जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर जो समितियां हैं वह योजना की निगरानी और इनका कार्यान्वयन जो है वो करेंगी। अगर इसके प्रभाव और महत्व को देखें
तो यह योजना छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको और अधिक सशक्त बनाएगी और जलवायु अनुकूलन खेती को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और जो पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान है उसको कम करेगी। 100 जिलों में सुधार से जो राष्ट्रीय कृषि संकेत हैं उनमें स्वतः वृद्धि होगी, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत के जो लक्ष्य है उसको भी बल मिलेगा। जो विशेषज्ञ हैं और जो नेता हैं जैसे कि महिंद्रा समूह के सीईओ अनीश शाह ने इसे भारतीय कृषि के लिए एक परिवर्तनकारी और दूरदर्शी कदम जो है वो बताया है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है वो है 10 इंडस्ट्रियल यूनिट पेनलिस्ड फॉर वोलेटिंग पॉपुलेशन नॉर्मल्स 1 डिस्चार्ज्ड कार्सिनोगेनिक वेस्ट इनटू यमुना, एनजीटी टोल्ड। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एनजीटी, उसको दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने बताया है कि जो पूर्वी दिल्ली के आवासीय क्षेत्र हैं उनमें पर्यावरण के जो मापदंड हैं उनका उल्लंघन करने वाले 10 औद्योगिक इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें से एक इकाई पर अत्यधिक विषाक्त और जो कैंसरकारी अपशिष्ट को यमुना नदी में छोड़ने का भी आरोप है और यह कार्रवाई जो है दिल्ली के निवासी वरुण गुलाटी द्वारा दायर याचिका के जवाब में की गई है, जिसमें गैर कानूनी रेड कैटेगरी उद्योग जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो धातु प्रसंस्करण के आवासीय क्षेत्र हैं उनमें संचालन का आरोप लगाया गया था। सबसे गंभीर उल्लंघन जो है एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई द्वारा बिना किसी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के संचालन और जो अनुपचारित अपशिष्ट जल है उसको यमुना की ओर जाने वाली जो नाली हैं उनके अंदर छोड़ा गया था। डीपीसीसी ने इस इकाई पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इसे सील भी कर दिया है। एक अन्य मामले को देखें तो घोड़ा में एक पाउडर कोटिंग इकाई को गैर संचालित पाया गया, लेकिन वहां मशीनरी और जो रंगीन पाउडर है वह जमा था, जिसके लिए एमसीडी ने परिसर को सील कर दिया और डीपीसीसी ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक कपड़ा बैग सिलाई और स्क्रीनिंग जो प्रिंटिंग इकाई है यानी कि जो ऑरेंज कैटेगरी है उस पर 5 लाख रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा जो है वो लगाया गया है। यमुना नदी में जो है प्रदूषण के प्रभाव व्यापक और गंभीर हैं, जो कि पर्यावरणीय या फिर पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और जो सामाजिक आर्थिक पहलू हैं उनको प्रभावित करते हैं। पानी की जो गुणवत्ता है उस पर प्रभाव या फिर जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसके बारे में जानें तो यमुना नदी जो है उसमें भारी धातुएं जैसे कि क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक और जो कैंसरकारी रसायन जैसे कि डाई रसायन हुए औद्योगिक इकाइयों से छोड़े जाते हैं, जो पानी को अत्यधिक विषाक्त बनाते हैं। यह पानी पीने, स्नान या फिर जो खेती के लिए जो है वो अनुपयुक्त होता है। अगर घरेलू जो सीवेज हैं उसको देखें तो दिल्ली और जो अन्य शहर हैं उनमें अनुपचारित सीवेज नदी में प्रवाहित होता है, जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग और जो कोलीफॉर्मी बैक्टीरिया है उसका स्तर बढ़ता है। दिल्ली में जो यमुना नदी का पानी है वह मृत नदी जो है उसकी स्थिति में है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन जो है वो असंभव हो जाता है और प्लास्टिक और जो ठोस कचरा है जैसे कि नदी में प्लास्टिक कचरा और जो धार्मिक अपशिष्ट, पूजा सामग्री जो है वो जमा हो जाती है, जो जल में प्रवाह जो है उसको बाधित करते हैं और प्रदूषण को जो है बढ़ा देते हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और जो कैंसरकारी जोखिम है उन्हें देखें तो यमुना में जो कैंसरकारी रसायन जैसे कि क्रोमियम है उसकी मौजूदगी से त्वचा, फेफड़े या फिर जो यकृत है वहाँ पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन समुदायों में जो नदी के पानी का उपयोग करते हैं। अगर जनहित जो रोगों को देखें तो प्रदूषण पानी से यानी कि जो प्रदूषित पानी हो चुका है उससे पानी से हैजा, टाइफाइड, पीलिया और जो
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, बीमारियां फैलती हैं। नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो लोग हैं विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अगर भूजल संदूषण को देखें तो नदी का जो प्रदूषित पानी है वह भूजल में जो है रिसता है, जिससे पीने का जो पानी है उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अगर जलीय जीवन जो है और जो पारिस्थितिकी है उस पर प्रभाव जो है जैव विविधता का नुकसान देखें तो प्रदूषण के कारण यमुना में जो मछलियां हैं, कछुए हैं या फिर जो अन्य जलीय जीव हैं वह मर जाते हैं। दिल्ली खंड में जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन देखें तो प्रदूषित जो पानी है और जो भारी धातुएं जलीय पौधों और जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, जिससे कि खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है। और अगर कृषि और जो आजीविका है उस पर प्रभाव जो है सिंचाई के लिए अन्य उपयुक्त पानी के रूप में देखें तो यमुना का जो प्रदूषित पानी है वह खेती के लिए उपयोग होने पर जो मिट्टी की उर्वरता होती है वह कम करता है और फसलों में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाता है जो खाद्य सुरक्षा को खतरों में डालते हैं। मछली पालन पर प्रभाव देखें प्रदूषण के कारण जो है मछली पालना और जो इससे जुड़ी हुई आजीविका हैं वह नष्ट हो रही हैं, जिससे कि जो मछुआरे हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है और भी खराब हो रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो हैं देखें तो धार्मिक महत्व पर जो है इसका असर पड़ता है। यमुना जो है हिंदी धर्म में जो है पवित्र नदी है, लेकिन प्रदूषण के कारण जो है जो धार्मिक अनुष्ठान हुए जैसे कि स्नान पूजा करना स्वास्थ्य के लिए जो है वो खतरनाक हो गया है। अगर इसका पर्यटन पर प्रभाव देखें तो प्रदूषण के कारण जो है यमुना के तट पर पर्यटन और जो सौंदर्यीकरण है उसकी संभावना कम हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है उसको भी नुकसान होता है। अगर आर्थिक प्रभाव और स्वच्छता पर खर्च को देखें तो यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने यमुना एक्शन प्लान जैसे कार्यक्रमों पर अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन अपर्याप्त प्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण जो है परिणाम सीमित रहे हैं। अगर स्वास्थ्य लागत देखें तो प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके इलाज पर भारी खर्च होता है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर जो है बोझ डालता है। अगर इसके उपाय और स्थिति को देखें कि एनजीटी की जो कार्रवाई है वह क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने प्रदूषण फैलाने वाले जो औद्योगिक इकाई हैं उन पर जुर्माना लगाया है और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी भी स्थापना जो है वो अनिवार्य की है। चुनौतियों को देखें तो जो अनुपचारित सीवेज हैं या फिर जो अवैध औद्योगिक निर्वहन है और अपर्याप्त जो निगरानी है यमुना की स्थिति को सुधारने में बाधा है। आज की हमारी जो तीसरी और लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो है एनसीईआरटी सोशल साइंस जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें न्यू क्लास जो 8 बुक में है उसमें चैप्टर ऑन कॉलोनियल ईरा स्किप टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वॉर्स, यानी कि जो टीपू सुल्तान है उसमें उसको जो है इतिहास की जो बुक है उसके अंदर से जो है वो हटा दिया गया है। जो एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस जो है अब आया है उसके अंदर टीपू सुल्तान की जो कहानी है या फिर जो एंग्लो मैसूर युद्ध हैं हमें वह देखने को नहीं मिलेंगे। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो एनसीईआरटी की कक्षा 8 है उसकी नई सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें औपनिवेशिक काल पर जो आधारित अध्याय हैं उसमें टीपू सुल्तान और जो एंग्लो मैसूर युद्ध हैं उनका विस्तृत जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी ने जो हाल ही के वर्ष हैं उनमें अपनी पाठ्यपुस्तकों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें कुछ ऐतिहासिक विषयों को संक्षिप्त किया गया है या फिर कुछों को हटा दिया गया है। टीपू सुल्तान जो है उनका अगर कार्यकाल देखें कि उनका शासन किस समय तक रहा तो 20 नवंबर 1750 से लेकर 4 मई 1799 तक हम टीपू सुल्तान को जो है इतिहास में देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, जिन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है। मैसूर जो रियासत थी
ही उसके शासक थे और भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है उसके खिलाफ अपना जो कड़ा प्रतिरोध है उसके लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन और जो कार्यकाल है न केवल मैसूर के इतिहास के लिए बल्कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उनके जो शुरुआती दौर है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रारंभिक जीवन काल देखें टीपू सुल्तान का, तो टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनहल्ली में हुआ था। अगर इसके परिवार के बारे में जानें तो इनके जो पिता थे वह हैदर अली थे, वह मैसूर के शासक थे, और जो माता फातिमा थी या फिर जो फरूक निशा थी हैदर अली ने जो है टीपू को युद्ध कला हुई या फिर जो प्रशासन हुआ, रणनीति का परीक्षण हुआ, वह सब जो है उनमें निपुण किया था। शिक्षा देखें तो टीपू को फारसी, अरबी, उर्दू और जो कन्नड़ भाषा हैं इनका ज्ञान था। उन्हें सैन्य परीक्षण के साथ साथ शासन और जो कूटनीति है उसमें भी दक्षता हासिल थी। अगर प्रशासन के बारे में देखें तो टीपू ने अपने जो शासन है उसमें कई सुधार किए, जैसे कि भूमि राजस्व प्रणाली उसको व्यवस्थित करना, व्यापार को बढ़ावा देना और जो नई तकनीक हैं उनका उपयोग करना। उन्होंने मैसूर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रेशम उद्योग और जो कृषि को प्रोत्साहन दिया। वे अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांसीसी तकनीकी और जो सलाहकार हैं उनकी मदद भी लेते थे। अगर धार्मिक नीति देखें तो टीपू एक मुस्लिम शासक थे, लेकिन उनकी नीतियां जटिल थी। कुछ इतिहासकार जो हैं उनका कहना है कि उन्होंने हिंदू और जो अन्य समुदाय हैं उनके साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया, जबकि कुछ स्रोतों में उनकी जो नीतियां हैं उनको विवादास्पद माना गया है। जो एंग्लो मैसूर युद्ध हैं, युद्ध टीपू सुल्तान का जीवन या फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके खिलाफ जो है जो उनके बीच में संघर्ष हुआ था सबसे अधिक जाना जाता है। उनके बीच में 4 प्रमुख युद्ध भी जो हैं वो हुए थे। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध है वह 1767 से 1769 तक लड़ा गया। यह युद्ध जो है टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें टीपू ने सहायता की थी और मैसूर ने जो है ब्रिटिशों को इसमें कड़ी टक्कर दी थी। और जो दूसरा युद्ध हुआ था मैसूर द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान ने युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो पोलीलूर की लड़ाई है वह 1780 में ब्रिटिश सेना को उसमें करारी हार दी थी। युद्ध जो है मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो गया था। जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध है वह 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू को ब्रिटिश, मराठा और जो हैदराबाद के निजाम हैं उनके गठबंधन का सामना करना पड़ा था। और यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है और संधि के तहत उन्हें जो अपना क्षेत्र था उसका आधा हिस्सा और भारी जुर्माना जो है वो देना पड़ा था। उनके 2 बेटों को ब्रिटिशों ने बंधक बना लिया था। अगर चतुर्थ जो एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में जानें तो यह 1799 में लड़ा गया था। यह युद्ध जो है टीपू के लिए अंतिम साबित हुआ था। जो ब्रिटिश सेना, मराठे और जो निजाम के गठबंधन ने श्रीरंगपट्टनम जो है उस पर हमला किया और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान जो है युद्ध में लड़ते हुए ही मारे गए थे। अगर रणनीतिक और जो नवाचार रॉकेट तकनीक देखें तो टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट हथियारों के शुरुआती जो उपयोग हैं उसके लिए भी जाना जाता है। उनके मैसूर रॉकेट ने युद्ध में ब्रिटिश सेना को आश्चर्यचकित कर दिया था। अगर फ्रांसीसी गठबंधन देखें तो टीपू ने फ्रांसीसी सेना और जो नेपोलियन बोनापार्ट है उनके साथ गठजोड़ की कोशिश की ताकि ब्रिटिशों को भारत से बाहर जो है वो किया जा सके। नौसेना को देखें तो उन्होंने मैसूर की नौसेना को मजबूत करने की भी कोशिश की थी, जो कि उस समय भारतीय शासकों में असामान्य थी। हम जो है आगे भी जो इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे।
तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।